नमस्कार। यादों के इस पुलिंदे में आपका स्वागत है। इतने वक्त बाद रूबरू होने के कई कारण हैं, कई मसले हैं। मैं अब एक काफी शोरगुल वाले शहर में हूं और ऐसा हो सकता है कि इस रिकॉर्डिंग के वक्त आपको आवाजें बाहर से आएं, किसी गाड़ी की, बगल वाले घर में कोई नहा रहा है तो उसके बाथरूम में वो जब बाल्टी से पानी फेंकता है उसकी, किसी बच्चे की, कुत्तों को बंद रखते हैं यहाँ पर उन बेचारे कुत्तों को भौंकने की। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर ये आवाजें कुछ जरा कर्कश लगे। ये जो नया शहर है, यहाँ की भाषा अलग है, वातावरण अलग है, लोग अलग हैं, विचारधाराएं अलग हैं और जिंदगी कुछ रुक सी गई है। और इस ठहरी हुई जिंदगी में पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का बहुत कुछ मर चुका है, मर रहा है और मुझे पता ही नहीं चला या मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सब ऐसा हो रहा है। वो अरुण जिसने कभी किसी के सामने सिर न झुकाया, कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अपने अस्तित्व को कायम रखा, जिसने समाज के झूठ और फरेब को सहा, जिसने खुद की महत्वाकांक्षाओं को कुचल कर किसी न किसी तरह से घर को चलाया, जिसने चुपचाप न जाने कितने खून के घूंट पिए और जो स्वाभिमान के साथ अपने बलबूते पर जिंदगी जीता था, उसकी आवाज इतनी बुझ क्यों गई है? उसके मन की हिलोरें थम क्यों गई हैं? और ये किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं, न किसी को ऐसा लगना भी चाहिए कि वह मेरी इस दुविधा के कारण है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद ही अपनी दुविधा का कारण हूं और एक बार फिर अपने को बदलने की कोशिश कर रहा हूं और शायद यह कोशिश ही मेरी परेशानी का कारण है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एडजस्ट टू द न्यू सिचुएशन। मुझ में सामाजिक कुशलता का खासा अभाव है, हमेशा से रहा है और मैं दिल की बात खुले में, इस तरह नहीं पर खुले में दर्शाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। पर काफी बार मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मान लिया जाता है और यह गलत है। मैं चुप इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं परिस्थिति और सामने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहा हूं। उनका व्यवहार और उनकी सोच ऐसी क्यों है और मुझे क्या कहना चाहिए? क्या वो मेरे उत्तर को समझ और स्वीकार भी कर पाएंगे? और शायद मेरी ये एक व्यक्तिगत गलती है कि मैं ये सोचता हूं कि वो मेरी बात को समझ और स्वीकार नहीं कर पाएंगे। But this is a learning and learning never stops. And in the midst of all this, the events that are happening in the country are also having a tremendous effect on me. I have been told I should be able to rise above all this, but it is not that easy. For some or many it may be, but not for me. कुछ दिन पहले पता नहीं क्यों पर फिर से एक गमले की मिट्टी को खोदते हुए मुझे यकायक यह महसूस हुआ कि जिस तरह मैं अपने वजूद को खोद खोद कर ढूंढ रहा हूं, उसी तरह मेरा देश भी अपने वजूद को ढूंढ रहा है। The difference is that even though I may not be able to go back, at least I am making crab-like movements sideways. The country, on the other hand, is taking rapid regressive steps, and the loud, callous and maybe deliberate silence of our Prime Minister on all matters democratic is killing and echoing stridently. But do you think he cares?
our homegrown crystal nut to the final solution is well on its way. I am reminded of a book by the late Khushwant Singh entitled The End of India, where he states, very fittingly I think, that India will self-destruct. When I read that book at that point of time, I was not very sure what he meant, but I think he saw where we were going. You really must watch the 2020 docu-series Living with Hitler to know what I'm talking about. The rot is spreading everywhere, and the states ruled by the BJP are full of fanatics who have a free hand to propagate their brand of hatred and militancy. The drills and clarion calls are extremely unnerving. Things are getting worse everywhere, and the center continues to build and promote even more hate and divide the population. Lynching, mob violence, banning specific food, attack on minorities and institutions, attack on artists, writers, stand-up comedians and liberal thinkers, activists. The total absence of any moral authority shown by the so-called TV journalists. The constant inane harping about Nehru. Blatant hate speeches and incitement to violence are the new normal. The recent public call for a genocide by alleged Hindu religious leaders and other hardliners in Haridwar is deeply disturbing, as is the shocking speech given in Raipur during a Dharm Sansad. No action has been taken and the Prime Minister is silent. Why, Mr. Prime Minister? Why? Do you ever listen to the words of Rahat Indori? Marhum Rahat Indori Saab कह गए हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है. मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है. हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है. हमारे मुंह में तुम्हारी जुबां थोड़ी है. जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है. सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है. Why are you allowing the hate mongers to continue, Mr. Prime Minister? Are you even aware of Article 25 of the Indian Constitution? Or does the Constitution of India mean nothing to you? Why is that nobody has been arrested for making open calls to kill Muslims? What hold do these alleged religious leaders have over you, Mr. Prime Minister? Why are you unable to take any action against individuals like Narsimanand, who have on record been abusive about Mahatma Gandhi? But then you did nothing to Pragya Thakur, who calls herself a Sadhvi, and let her become a member of the parliament. Why have you not condemned the attacks against the Christians? What messages are you sending out to the young minds of this country? Let me tell you a story. One day, a man named Truth and a man named Lie stood by a river just outside of town. They were twin brothers. Lie challenged Truth to a race, claiming he could swim across the river faster than Truth. Lie laid out the rules to the challenge, stating that they both must remove all their clothes and at the count of 3 dive into the freezing cold water and swim to the other side and back. Lie counted to 3, but when Truth jumped in, Lie did not. As Truth swam across the river, Lie put on Truth's clothes and walked back into town dressed as Truth. He proudly paraded around town pretending to be Truth. Truth made it back to shore, but his clothes were gone and he was left naked with only Lie's clothes to wear. Refusing to dress himself as Lie, Truth walked back to town naked. He tried to explain what had happened and that he was in fact Truth. The people in town chose to believe Lie because he was dressed appropriately and easier to look at.
And from that day until this, people have come to believe a well-dressed lie than believe a naked truth. So whose clothes are you wearing? आपने विदेशों में तो घूम घूम कर लोगों की झप्पी ली है, जरा अपने ही मुल्क के अल्पसंख्यक समुदाय की झप्पी भी लीजिए, वो भी हिंदुस्तानी है, खालिश हिंदुस्तानी है। क्या हुआ अगर उनका धर्म अलग है? किस बात का डर है आपको? पता नहीं आपने अजहर इकबाल का नाम सुना है या नहीं, पर अजहर साहिब ने कहा है, कैसे उद्धार होगा मेरे देश का, लोग करते हैं चिंतन मनन नींद में, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। And in the words of another Alpsangkhyak, Henry Desrosiers, my country, in the day of glory past, a beauteous halo circled round their brow, and worshipped as a deity thou wast. Where is that glory? Where that reverence now? Thy eagle pinion is chained down at last, and grovelling in the lowly dust art thou. Thy minstrel hath no wreath to weave for thee, save the sad story of thy misery. Potent words. Do think about it, Mr. Prime Minister, and please contemplate the abyss this country has gone into, searching for its vajood, its very existence and identity. किस रसातल तक इस देश को जाने देंगे आप? गृह युद्ध की आग अगर भड़क गई तो फिर इसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. I have been cautioned by many to keep my mouth shut, but keeping quiet about such matters is a crime. देश की बिगड़ती हालत के बारे में कुछ न कहना भी एक गुनाह है साहब, और आवाज उठानी चाहिए. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे मरवा दिया जाएगा. It will just prove what I have been saying, and if my death can lead to safeguarding the democratic identity of my country, then so be it. और वैसे भी चरखा चलता ना ही रे, मेरा चरखा हुआ पुराना, मेरा चरखा हुआ पुराना रे, मेरा चरखा हुआ पुराना. हो सकता है कि देश के वजूद में ही मुझे अपना वजूद मिले, इस उम्मीद के साथ कि आपका वजूद आपके देश का वजूद है और देश का वजूद आपका वजूद है. Please subscribe and share this video with as many like-minded people as possible. Raise your voice. Fight for those people who are living in absolute terror, not knowing where they will go, what to do, who's going to attack them, who's going to barge into their house and kill them. Also, do visit the links given in the description box for further reading. I know it's a long list, but it will give you a good idea about the rotten condition of our country. Inqilab Zindabad.